गुड मॉर्निंग। आप सभी का एलयू अपडेट में स्वागत है। वेलकम टू एलयू अपडेट। और आज हम एमसीक्यूज इनकम टैक्स के एमसीक्यूज करेंगे, राइट। और एग्ज़ाम भी आप लोगों के नज़दीक आ गए हैं, तो आज से हम स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू सीरीज़। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। The central government has been empowered by entry of the Union list of Schedule 7 of the Constitutions of India to levy tax on income other than agriculture income। तो देखिए, इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है A, B, C, D, राइट। तो हमें इसे सॉल्व कैसे करना है, हमें ध्यान से इसको सॉल्व कैसे करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस है। लेकिन अगर हमको पूरा इसका प्रोसेस पता है, जैसे कि मैंने आपको अगर आपने हमारा लेक्चर्स देखे हैं तो उसमें हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि इनकम टैक्स लगाने के पावर किसके पास में है और किस तरह से इनकम टैक्स गवर्नमेंट इम्पोज करती है, राइट। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशंस है वो सर्वोपरि है, राइट। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशंस के दायरे में रह के सारे काम किए जाते हैं, राइट। जो भी एक्ट्स हैं या जो भी इंडिया की जो इंडियन गवर्नमेंट है या इंडिया है, इंडिया का जो नक्शा मैं आपको बताता हूँ, इसके अंदर जो भी वर्क होता है, जो भी काम होता है, वो कॉन्स्टिट्यूशंस के दायरे में रहकर होता है, ठीक है ना। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशंस जो है वो सर्वोपरि है, आप ये सब जानते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशंस की, तो कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है और कॉन्स्टिट्यूशन का जो सेक्शन है 246 वो एम्पावर करता है, यानी कि पावर देता है कि देखिए, एक देश को चलाने के लिए हमको बहुत सारी चीज़ों को देखना होगा, ठीक है ना। मेन अगर आपको किसी देश का प्रॉपर संचालन करना है, मेन ऑब्जेक्ट तो यही है कि किसी भी देश का प्रॉपर संचालन करना है, ठीक है ना। तो अब वो संचालन किसके तहत होता है? कॉन्स्टिट्यूशन के तहत होता है। और कॉन्स्टिट्यूशन तो एक बुक है, एक किताब है, तो वो तो एक तरह से आर्टिफिशियल है, यानी कि एक बुक एक पूरे देश का संचालन नहीं कर सकती। तो उसके लिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने पावर दे रखी है, किसको? प्राइम मिनिस्टर को। तो पावर की अगर हम बात करें तो उसमें टैक्स की पावर की बात करें तो 246, एक तो आर्टिकल 246 है और एक 246A है, ये दो आर्टिकल है, ठीक है ना। तो ये 246 जो एम्पावर करता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है डायरेक्ट टैक्स के लिए, और 246A इनडायरेक्ट टैक्स के लिए एम्पावर करता है, ठीक है ना। अब इसका पावर दे दी, कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर किसको दे दी? प्राइम मिनिस्टर को दे दी। अब प्राइम मिनिस्टर के अंडर कई मिनिस्ट्री, पूरी मिनिस्ट्री होती है, ठीक है ना, जिसमें एक होता है फाइनेंस मिनिस्टर, राइट। अब फाइनेंस मिनिस्टर होता है, तो अब ये जो पावर है वो प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर द्वारा फाइनेंस मिनिस्ट्री को दी जाती है, राइट। अब देखिए, आपको पता है कि आपका जो लिस्ट होती है, ये जो पावर जो दी है 246 में, ठीक है ना, इसका जो एंट्री नंबर 82 है, एंट्री नंबर इसका 82 है, उसमें जो है ये बताया गया है 7 शेड्यूल में। देखिए, 246 आपका आर्टिकल एम्पावर करता है किसको? प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर अपनी पावर को, क्योंकि पूरे सारे काम प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकता ना, तो उसको उसने अपने डिपार्टमेंट जो उनका जो मिनिस्ट्री होती है उसमें बाइफर्केट कर दिया है, ठीक है ना, यानी कि बांट दिया। जैसे होम मिनिस्ट्री है, उसके अपने काम है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर होता है, उसके लिए एग्रीकल्चर का काम दे रखा है। इस तरह से अलग अलग मिनिस्ट्री डिवाइड की गई हैं, ठीक है ना। अब 246 का जो शेड्यूल 7 है, उसमें शेड्यूल 7 में ये बताया गया है कि जो पावर है, जो पावर डेलीगेट की गई है किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा, उसको हम 3 पार्टों में बांटते हैं। एक तो होता है आपका कनकरेंट लिस्ट, एक होता है आपका यूनियन लिस्ट, और एक होता है आपका स्टेट लिस्ट, ठीक है ना। तो देखिए, जो टैक्स जो एंट्री नंबर 82 है वो
80 नंबर एंट्री नंबर 82 जो है आपका वो फाइनेंस से संबंधित है, ठीक है ना, फाइनेंस से और डायरेक्ट टैक्स से संबंधित है। तो वो जो है ये जो एंट्री नंबर 82 है वो आपका यूनियन लिस्ट का पार्ट है, और यूनियन लिस्ट में जो रूल्स रेगुलेशंस या एक्ट बनाने की पावर होती है वो किसके पास में होती है, वो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में। रिपीट कर रहा हूँ मैं, देखिए 3 तरह की लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो भी इशू हैं, जो भी मुद्दे हैं, उन पर रूल्स रेगुलेशंस बनाने की जो पावर है वो पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, ठीक है ना। और आपका स्टेट लिस्ट, कुछ मुद्दे ऐसे हैं, लगभग कुछ 100 इशू तो ऐसे हैं जो कि जिन पर रूल्स रेगुलेशंस बनाने की पावर जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है, ठीक है ना। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर जो रूल्स रेगुलेशंस बनाने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास में है, और कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिन पर रूल्स रेगुलेशंस बनाने की जो पावर है वो दोनों के पास में है, कंकरेंट लिस्ट में वो आते हैं। जैसे कि एजुकेशन है, तो एजुकेशन के लिए जो केवल अकेला सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट एजुकेशन पर रूल्स रेगुलेशंस नहीं बनाती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर के एजुकेशन के मामले को देखती हैं, ठीक है ना। और उस पर रूल्स रेगुलेशंस किस तरह से हमें एजुकेशन, जैसे मान लो कोई भी सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, तो वो नैप के तहत चल रहा है। हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, तो वो किसके तहत चल रहा है, वो चल रहा है आपका रूल्स रेगुलेशंस नैप है 2020, उसके तहत चल रहा है। तो मेरा आपसे ये कहना है कि जो आपका जो फाइनेंस से संबंधित है, यानी कि इनकम टैक्स से संबंधित है, उस पर जो वो बनाने की पावर, ठीक है ना, वो है 80 नंबर 82, एंट्री नंबर 82, ठीक है ना। जो 7 शेड्यूल है उस पर देखो ये तो एम्पावर करता है, ये तो एम्पावर करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, ठीक है ना। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि आप जो है देश को सही से प्रॉपर चलाने के लिए क्या कर सकते हैं, देश का प्रॉपर संचालन करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए आप एक्ट पास कर सकते हैं, ठीक है ना। अब जो आपका सेकंड शेड्यूल है उसमें हमने उसको 3 पार्टों में, जो आपका शेड्यूल है 7th शेड्यूल जो है उसमें 3 पार्ट हैं, ठीक है ना। एक यूनियन लिस्ट, एक कंकरेंट लिस्ट और एक स्टेट लिस्ट। वो मैंने आपको बताया कि यूनियन लिस्ट में जो भी मुद्दे हैं उस पर रूल्स रेगुलेशंस बनाने की पावर किसके पास में है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है। और जो आपका फाइनेंस से संबंधित, यानी कि टैक्स से संबंधित जो मुद्दे हैं वो एंट्री नंबर 82 में बताए गए हैं कि जो हमारे टैक्स से संबंधित जो भी मुद्दे हैं उन पर जो रूल्स और रेगुलेशंस या एक्ट बनाने की बात है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, राइट। लेकिन एग्रीकल्चर इनकम को यहाँ पर रेदर देन एग्रीकल्चर समझो, देखो एग्रीकल्चर जो है ना, कृषि जो है वो राज्य का विषय है, ठीक है ना, राज्य का विषय है। और मैं आपको बता दूं कि एग्रीकल्चर पे लगती है मालगुजारी, ठीक है ना। अब मालगुजारी एग्रीकल्चर पे लगती है, तो एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाने का राइट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास में है। लेकिन राजनीतिक कारणों से या कोई भी कारणों से देख लें, पहले भी आप समझ रहे हैं कि एग्रीकल्चर में जो लोग हैं, यानी कि किसान हैं, फार्मर्स हैं, उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन पहले से सही नहीं है। लेकिन ये जो आपका 1975 में ये बताया गया था, ये यानी कि 1975 में, कि स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार एग्रीकल्चर पर टैक्स लगा सकती है। लेकिन ऐसा हमारे देश के अंदर कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जो एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाता हो, ठीक है ना, क्योंकि एग्रीकल्चर पर रखती है मालगुजारी और ये राज्य विषय है, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर को छोड़कर सब कोई भी इनकम है, ठीक है ना, उस पर टैक्स लगाने की पावर किसके पास में है, वो है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में, और वो एंट्री नंबर 82 में बताया गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, इनकम टैक्स एक्ट
1961 कम इनटू फोर्स, ये कब फोर्स में आया? तो ध्यान देंगे, देखिए पहले बनता है एक्ट। पहले क्या बनता है? एक्ट। एक्ट क्या है? अधिनियम, ठीक है ना। पहले एक्ट बनता है और फिर वो इनएक्ट होता है, ठीक है ना। तो वो कह रहा है इनटू फोर्स। तो पहले एक्ट बनता है, यानी कि इनकम टैक्स, इनकम से संबंधित जो भी इनकम पर टैक्स लगेगा, यानी कि डायरेक्ट टैक्स जो लगेगा, इनकम पर जो टैक्स लगेगा, उसके लिए गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट पहले बनाएगी एक्ट, ठीक है ना, और फिर वो लागू होगा, ठीक है ना, फिर वो लागू होगा। ऐसा कोई भी एक्ट नहीं है एक को छोड़ करके कि पहले कोई बॉडी बना दी जाए और बाद में एक्ट बने। केवल एक है, अगर आपको ध्यान हो, अगर आपने पढ़ा हो, क्योंकि आप फाइनल ईयर में हैं, तो देखिए एक आपका आरआरबीज है, आरआरबीज, उसका जो आरआरबीज की जो स्थापना हुई थी 2 अक्टूबर को, ठीक है ना, 1900 आपका 75 में हुई थी, ठीक है ना, और इसका एक्ट पास हुआ था 1976 में। केवल इसको छोड़ करके कोई भी गवर्नमेंट होती है वो पहले बनाती है एक्ट और उसके बाद में वो क्या होता है? फोर्स होता है, यानी इनएक्ट होता है। तो अगर हम बात करें तो 1961 में ये बना एक्ट, ठीक है ना, तो फिर मतलब स्टार्टिंग कब से हुई होगी? 1962 से। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यानी कि ये आपका 1961 में एक्ट बना, ठीक है, और 1962 से स्टार्ट हुआ, यानी कि 1961 में अगले वर्ष स्टार्ट कर दिया है। और वह आप जानते हैं कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है ना, और आपका 31 मार्च को कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, बस इतना समझना है आपको कि पहले एक्ट बनता है फिर वो एप्लीकेबल होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 3 हम कर रहे हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस आर बाइंडिंग ऑन द, जो देखो ऐसा नहीं है, समझेंगे पहले सर्कुलर समझें और नोटिफिकेशन। जैसे कि मान लीजिए आपका एक्ट तो है, आप एक्ट जानते हैं, इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961, ये आपका एक्ट है, ठीक है। अब ये तो 1961 में, ठीक है ना, 1961 में आया है। अब 1961 बहुत पुरानी बातें हो गई, ठीक है ना। अब आप समझ रहे हैं कि इन्वायरमेंट तो चेंज होता रहता है, इनकम लोगों की चेंज होती रहती है, बहुत कुछ चेंज हो गया। 1961 में कहाँ था इंडिया और आज हम कहाँ आके खड़े हो गए, ठीक है ना। तो अब इसमें अमेंडमेंट किया जाता है। तो अमेंडमेंट करने के लिए क्या होता है कि हर वर्ष फरवरी मंथ में एक फाइनेंशियल एक्ट आता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? फाइनेंशियल एक्ट आता है। देखो अभी 1925 में हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन ने एक्ट पास किया था, फाइनेंशियल एक्ट आया था। और देखो आप अगर देखें तो 24 में तो 2 बार हुआ था। क्यों हुआ था? एक तो आपका अंतरिम बजट आया था ना, ठीक है ना, तो आपको पता है कि इलेक्शन था ना, 2024 में इलेक्शन हुआ था ना सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है ना, जिसमें प्राइम मिनिस्टर हमारे द्वारा से चुन के आए हैं। तो उसमें 2 बार एक्ट पास किया है। अगर आप देखें तो एक बार आप देखिए ना, तो 2 बार एक्ट पास हुआ है, ठीक है ना। तो अब क्या है कि फाइनेंशियल एक्ट आता है। अब फाइनेंशियल एक्ट आने पर भी आपको पता है कि ये फाइनेंस का मामला तो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, मंथली इस तरह से भी। और अगर मान लो
गवर्नमेंट किसी से ये तो नहीं कहती है, मतलब पर्सनली जाके तो नहीं कहती है कि आपको ऐसे करना या वैसे करना फाइनेंस के मामले में। वो क्या करती है, वो क्या करती है कि अगर उसको चेंज लाना होता है तो वो सर्कुलर और नोटिफिकेशन, अगर फाइनेंशियल एक्ट से भी काम नहीं चल रहा और किसी मतलब कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है तो उसके लिए वो क्या लाती है, सर्कुलर नोटिफिकेशन। तो वो कह रहा है कि सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन आर बाइंडिंग ऑन द, तो किसके ऊपर बाइंडिंग है, वो किसके ऊपर बाइंडिंग्स हैं, वो है इनकम टैक्स अथॉरिटीज के पास, ठीक है, इनकम टैक्स अथॉरिटी की। अब आप कहेंगे सीबीडीटी, देखो सीबीडीटी क्या है, ये तो सर्कुलर नोटिफिकेशन जारी करता है ना, ये कैसे बाइंडिंग हो सकता है, ठीक है ना। और एसएससी, एसएससी कौन होता है, जो पे करता है, ठीक है ना, यानी कि जो करदाता होता है, ठीक है ना। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, ये तो एक तरह से आपका, एक तरह से आप कह सकते हैं ये तो एक ट्रिब्यूनल है, राइट। तो ये बाइंडिंग नहीं है, बाइंडिंग कौन है, इनकम टैक्स अथॉरिटीज। तो मैंने आपको, अगर आपने हमारा लेक्चर नहीं देखा है तो हमने आप लोगों को बताया है कि इनकम टैक्स अथॉरिटी में एक पूरा सीक्वेंस है, वो हमने आप लोगों को बता रखा है। इनकम टैक्स अथॉरिटी में कौन कौन आते हैं, लास्ट में आता है आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, राइट। और सबसे टॉप मोस्ट कौन होता है, फाइनेंस मिनिस्टर, और उसके अंडर में क्या आता है, सीबीडीटी, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, राइट। तो इस तरह से एक इसका सीक्वेंस है। तो यानी कि ये जो सर्कुलर नोटिफिकेशन जारी करता है सीबीडीटी, उससे कौन बाइंड होगा, इनकम टैक्स अथॉरिटीज। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर। सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट्स इन बाइंडिंग ऑन, प्रेसिडेंट का मतलब है अंतिम निर्णय, सुप्रीम कोर्ट्स प्रेसिडेंट इन बाइंडिंग ऑन, हाई कोर्ट, अपीलेट ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स अथॉरिटीज, ऑल ऑफ एबव। तो समझें आप, सुप्रीम कोर्ट क्या है, देखो आपको पता है, एक होता है हमारा न्यायपालिका, एक होती है कार्यपालिका, एक होती है विधायिका, ठीक है ना, क्लियर। ये तीन चीज़ें आपने पता होगा आपको, ठीक है ना। और चौथा अगर हम कहें तो चौथे में आपका जो आ जाता है मीडिया आ जाता है। चार पिलर हैं, ये चार पिलर हैं, है ना। तो अब सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, उनकी क्या करता है, उनका एक्सप्लेनेशन करता है। तो सुप्रीम कोर्ट तो सर्वोपरि है, ठीक है ना। अगर हम जस्टिफिकेशन की बात करें तो निर्णय जो दिया गया है वो किस किस के लिए बाइंडिंग होगा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई भी अंतिम निर्णय दिया जाता है तो वो, देखो उसको क्या मुझे बताओ, हाई कोर्ट मानेंगे नहीं मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से नीचे है, ठीक है ना। दूसरा अपीलेट ट्रिब्यूनल, बिल्कुल अपीलेट ट्रिब्यूनल को भी मानना पड़ेगा। इनकम टैक्स अथॉरिटी, इसको भी करना, यानी कि अलाउ ऑल ऑफ दीज। आई होप आपको समझ में आया होगा, यानी कि ये सभी जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उससे सभी ये लोग, ये जो आपकी संस्थाएं हैं, हाई कोर्ट और अपीलेट ट्रिब्यूनल और इनकम टैक्स अथॉरिटी, ये सब बाइंडिंग होंगी, बाध्यकारी होगा उसका निर्णय। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हाई कोर्ट, अब बात कर रहे हैं हम हाई कोर्ट की, ध्यान रखना सुप्रीम कोर्ट की अलग बात थी, अब हाई कोर्ट्स की बात कर रहे हैं। हाई कोर्ट प्रेसिडेंट्स आर नॉट बाइंडिंग ऑन, जो हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट देखिए, सुप्रीम कोर्ट पूरे देश का एक कोर्ट है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट जो है पूरे देश के ऊपर जो भी हमारे देश की बाउंड्री है, ठीक है ना, उसका अगर मान लीजिएगा, समझिए अगर आपको कोई भी डिस्प्यूट आपका हो गया, फाइनेंस से रिलेटेड है या किसी से भी रिलेटेड, तो आप कहाँ जाएंगे, पहले आप सबसे पहले जाएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से मामला नहीं सुलझता है तो फिर आप कहाँ जाते हैं, आप फिर जाते हैं हाई कोर्ट में, ठीक है ना। हाई कोर्ट में जाते हैं मोस्टली,
है ना। जैसे हमारा मतलब हमारा उत्तर यूपी है तो इसका हाई कोर्ट कहाँ, इलाहाबाद में है। अगर यहाँ से भी मामला नहीं सुलझता है फिर कहाँ जाते हैं आप, सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट की जो मैं अभी आपको थोड़ा सा डिस्कशन कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 में जो सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन है वो सबके लिए बाइंडिंग होगा, ठीक है ना। किस किस के लिए, हाई कोर्ट के लिए भी, ट्रिब्यूनल के लिए भी और इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ के लिए भी। लेकिन अब देखेंगे हाई कोर्ट प्रेसिडेंट्स आर नॉट बाइंडिंग ऑन। तो देखिए अगर मान लीजिएगा कोई हाई कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है, वो ट्रिब्यूनल है, क्या हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के उसके मतलब खिलाफ कोई भी डिसीजन दे दिया तो वो आगे अपील कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। इनकम टैक्स अथॉरिटी, मान लो जो एसएससी है और इनकम टैक्स अथॉरिटी है, उन्होंने कोई और अपना डिसीजन दिया था और एसएससी उसको मानने को तैयार नहीं है, तो वो हाई कोर्ट चला गया और हाई कोर्ट में जो है जो इनकम टैक्स अथॉरिटी के मतलब खिलाफ जो है डिसीजन आया, तो वो क्या आगे नहीं जा सकता है। तो ये कह रहा है कि हाई कोर्ट प्रेसिडेंट्स आर नॉट बाइंडिंग ऑन। तो इनमें ये जो तीनों हैं यानी कि एसएससी, ये इन तीनों पर ये बाइंडिंग नहीं है, ठीक है ना। नॉट बाइंडिंग है ना, बाइंडिंग नहीं है, बाध्यकारी नहीं है, जो निर्णय है वो बाध्यकारी नहीं है, ठीक है, नॉट बाइंडिंग ऑन, ठीक है ना। तो इसमें इनके लिए, तीनों के लिए ये बाध्यकारी है या नहीं है। तो इसका यानी कि ये कहना चाह रहा है कि हाई कोर्ट का जो निर्णय है वो बाध्यकारी नहीं है, ठीक है ना। बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। नॉट जो बोला है उसने, नॉट, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि जो निर्णय दिया है हाई कोर्ट ने वो बाध्यकारी नहीं है। ट्रिब्यूनल के लिए बाध्यकारी है या नहीं है, ठीक है। तो देखिए वो ये कहना चाह रहा है कि जो हाई कोर्ट है उसका जो निर्णय है आर नॉट बाइंडिंग ऑन, तो उसका जो डिसीजन है वो बाध्यकारी नहीं है, ठीक है ना। तो किस किस के लिए बाध्यकारी नहीं है, ट्रिब्यूनल के लिए है या नहीं है, नहीं है, ठीक है। और इनकम टैक्स अथॉरिटी के लिए है या नहीं है, नहीं है, ठीक है ना। और एक करदाता के लिए है या नहीं है, नहीं है। इन सभी के लिए नहीं, तो इसमें आएगा नन ऑफ एबव, इनमें से कोई नहीं, किसी के लिए भी बाध्यकारी नहीं, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, क्लियर है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है नॉट बाइंडिंग है, बाध्यकारी नहीं है, ठीक है ना। इस नन ऑफ एबव, इनमें से किसी के लिए भी बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। यानी कि वो आगे सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। ठीक है। हु amongst the following confers on the power to issue circular and clarification। यानी कि सर्कुलर और क्लेरिफिकेशन को जारी करने की पावर किसके पास में है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किसके पास में है। तो हमने आपको बताया था, देखो इस क्वेश्चन में
इस क्वेश्चन में हमने आपको बताया था सर्कुलर नोटिफिकेशन और या क्लेरिफिकेशन, इन सब को कौन इश्यू करता है, किसके पास में पावर है? CBDT, सेंटर बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में हमने आपको इसके बारे में भी बताया था, ठीक है ना, यानी कि सर्कुलर नोटिफिकेशन और क्लियरिफिकेशन, ठीक है ना। कोई भी मतलब कोई भी मान लीजिए कुछ चीज़ मान लो फाइनेंशियल एक्ट पास हुआ, ठीक है ना, अब उसमें किसी चीज़ को लेकर कोई क्लियरिटी नहीं है, तो और बाद में उनको पता चला, तो वो CBDT यानी कि ये अपेक्स बॉडी होती है एक तरह से, जो आपका फाइनेंस मिनिस्टर होगा उसके नीचे, है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ये 2 बॉडी होती हैं। रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, देखो ध्यान से सुनोगे समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फाइनेंस मिनिस्टर्स के अंडर में जो है आपके 5 डिपार्टमेंट होते हैं। बात समझ में आ रही है? 5 डिपार्टमेंट, है ना। 5 डिपार्टमेंट कौन कौन से? एक तो होता है इकोनॉमिक अफेयर डिपार्टमेंट, एक एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट, एक होता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, और एक होता है आपका सर्विस डिपार्टमेंट, ठीक है ना, और एक होता है आपका जो डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी कि जिसमें हम जैसे आप सुना है ना कि गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन कर रही है, यानी कि चीज़ों को बेच रही है ना। इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो देखो 5वें डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के नाम से, ठीक है ना। तो उसमें ये इस डिपार्टमेंट का काम अलग है। इसका काम ये है कि गवर्नमेंट की जो एंटिटीज़ हैं उनको प्राइवेट लोगों को बेचना, या गवर्नमेंट के उनको चीज मतलब जो गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है उसका, इसका काम होता है 5वें डिपार्टमेंट का। लेकिन हम बात करते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में 2 चीज़ें हैं, एक तो होता है CBDT और एक होता है CBIT, सेंटर बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। ये दूसरा जो है आपका इनडायरेक्ट टैक्स के लिए काम करता है, और ये करता है डायरेक्ट टैक्स के लिए काम करता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। समझ आया नहीं? देखिए कोशिश हम कर रहे हैं कि आप लोगों को समझ आ जाए, ठीक है ना। और CBDT जो डायरेक्ट टैक्स के मामले में काम करता है, और CBIC पहले इसका नाम था CBET, ठीक है ना, CBET एक्साइज टैक्स, एक्साइज टैक्स लगता ना, अब वो इनडायरेक्ट टैक्स हो गया है, इसका नाम चेंज हो गया जब से हमारा GST आया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो देखो इसमें ये ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, स्टेट गवर्नमेंट का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जो डायरेक्ट टैक्स है वो पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल होता है ना। और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर मैंने आपको बताया फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वो एक्ट बनाते हैं, लेकिन उसके उनके अंडर में एक वो है ना, उस एक्ट के संबंध में किसी को कोई क्लियरिफिकेशन चाहिए, है ना, कोई चीज़ मतलब जिससे बताया गया है और वो पूरी तरह से डिस्क्लोज नहीं हो रही है, तो उसके करने के लिए काम कौन करता है? CBDT। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। क्लियर? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, ठीक है। अगर आपको डिपार्टमेंट के बारे में पता नहीं तो मैं आपको आप हमारी वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको 5 डिपार्टमेंट के बारे में डिटेल में बता रखा है, ठीक है ना। जो लास्ट वाला डिपार्टमेंट है वो आपका मैंने आपको बता दिया, उसका इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट का काम होता है, ठीक है। पूरा नाम अगर मैं बोलूं तो उसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ प्राइवेटाइजेशन एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, ठीक है ना। यानी कि गवर्नमेंट किस तरह से प्राइवेटाइजेशन करती है और इन्वेस्टमेंट करती है, वो वाला डिपार्टमेंट 5वां है। जैसे कि सुना है ना आपने कि BSNL बेच दिया, रेल बेच दी, ऐसे बोलते हैं, आपने सुना होगा अक्सर, तो वो ये वाला डिपार्टमेंट है 5वां डिपार्टमेंट, ठीक है। आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। आई होप क्लियर है, ठीक है। अमेंडमेंट बाय द फाइनेंशियल एक्ट आर मेड एप्लीकेबल फ्रॉम, कब से एप्लीकेबल होगा, कब से एप्लीकेबल होगा, यानी कि जो फाइनेंशियल एक्ट जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है उसमें हम अमेंडमेंट लाते हैं, किसके थ्रू? फाइनेंशियल एक्ट के थ्रू। तो उसमें आपका वो कब से एप्लीकेबल होगा, तो वो होगा फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। अब समझेंगे, जरा इसको समझेंगे।
फर्स्ट डे ऑफ सेम फाइनेंशियल ईयर नो, ठीक है, लास्ट डे ऑफ सेम अकाउंटिंग ईयर नो, और नन ऑफ, ये तो मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। तो इसका आंसर होगा पहला। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ, ठीक है। देखो आपको पता है कि हर वर्ष इंडिया में फरवरी में, फेब के मंथ में, ठीक है ना, फरवरी में क्या होता है, फरवरी में आपका बजट पेश होता है, ठीक है ना, बजट पेश होता है। तो बजट क्या होता है कि बजट में ये बताया जाता है कि फ्यूचर के लिए होता है, बजट ध्यान रखना फ्यूचर के लिए होता है। और फरवरी जैसे मान लीजिएगा ये अभी फरवरी गई है, ये मान लो आप, तो उसमें बजट पेश हुआ, तो उसमें बजट डिबेट होती है, बाकायदा डिबेट होती है, या फाइनेंस मिनिस्टर उसको पेश करता है, ठीक है ना, पार्लियामेंट में, ठीक है ना, और उसको बाकायदा पास कराया जाता है वहाँ पे जाके, ठीक है। तो अब देखिए ये जो है आपका जो बजट में क्या होता है कि गवर्नमेंट पहले से बता देती है कि हमको जो है, जो अगला वर्ष है उसमें ये इनकम होंगी, इनकम के सोर्स भी बता दीजिए, इस तरह से हमारी ये इनकम होंगी, और हम उस पैसे को इस तरह से खर्च करेंगे। तो इनकम कैसे होंगी वो बता दिया जाता है, मतलब उसकी रेट बता दी जाएंगी कि इस तरह से हम टैक्स वसूल करके पैसा जनरेट करेंगे, मनी जनरेट करेंगे, और फिर उसको इस तरह से हम खर्च करेंगे। एग्रीकल्चर पे इतना हम कर देंगे, डिफेंस के लिए इतना खर्च कर देंगे, उसके लिए इतना खर्च तो आपको इतना आपको पता होना चाहिए कि बजट जो है फरवरी में आता है, ठीक है ना, और बजट होता है फ्यूचर के लिए। तो फरवरी के बाद में, ठीक है ना, फरवरी में पूरा बजट मतलब पेश होता है, फरवरी मार्च तक वो चलता है, ठीक है ना। और उसके बाद में जैसे ही आपका फाइनेंशियल ईयर आता है, फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हुआ है, 1/4 यानी कि 1 अप्रैल, ठीक है ना। तो इस तारीख से, इस डेट से आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। तो सपोज करो, मान लीजिए मैं अभी की बात कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, अभी की हम बात कर लें, ठीक। तो अभी अगर हम बात करें कि फरवरी मार्च में आपका पेश हुआ, ठीक ना, बजट, और वो देखो फाइनेंशियल ईयर 2025 और 26, तो गवर्नमेंट ने क्या करा कि फरवरी और मार्च में बजट पेश किया, और उसमें ये बता दिया आपको कि हम, जैसे उसमें एक नया प्रोविजन, नया चीज़ देखने को आपको मिला होगा, ठीक है ना, कि रेट्स जो बताई जाती हैं, स्लैब रेट्स, है ना, स्पेशल रेट्स भी बता दी जाती हैं जो कैपिटल गेन पे लगती हैं, स्लैब रेट बता दी जाती हैं, ठीक है ना, और नए नए अमेंडमेंट जो भी होते हैं वो बता दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो अब इसमें मैं थोड़ा सा आपको समय लूँगा इसमें बताने के लिए। देखिए एक तो होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, एक होता है हमारा प्रीवियस ईयर, ठीक है, एक होता है हमारा अकाउंटिंग ईयर, एक होता है हमारा करंट ईयर, ठीक है, और एक होता है हमारा असेसमेंट ईयर, ठीक है। तो देखिए करंट ईयर वो ईयर होता है, देखो करंट ईयर और असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर में टैक्स लगता है, ठीक है ना। लेकिन आप ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, तो ध्यान से, मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान सुने, कि जिस वर्ष में आप पर टैक्स लगे, मतलब लगेगा, यानी कि मैं बोल रहा हूँ आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस वर्ष में आपने इनकम कमाई है, जिस वर्ष आपने पैसा कमाया है, उसको आप प्रीवियस ईयर कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, और जो आपका अकाउंटिंग ईयर कहते हैं। लेकिन अकाउंटिंग ईयर जो मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है, ये मोस्टली आपके बिजनेस के लिए होता है, यानी कि जिसमें वो मतलब अधिकतर जो हमारा अकाउंटिंग है वो बिजनेस से रिलेट करता है, ठीक है ना। बात इन तीनों की एक ही होती है, ठीक है ना, फाइनेंशियल ईयर और प्रीवियस ईयर और अकाउंटिंग ईयर, यानी कि ये वो ईयर्स होते हैं, ये वो वर्ष होते हैं जिसमें पैसा कमाया जाता है, और उस पैसे कमाने के बाद में उस पर जो टैक्स लगेगा वो लगेगा आपका असेसमेंट ईयर पे।
अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस वर्ष में आपने पैसा कमाया है उसी वर्ष आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। वो होता है कौन सी कंडीशन में? एक तो एडवांस टैक्स कंडीशन में ये होता है, या फिर मैं आपको 5 कंडीशन हमने आपको बताई थी, अगर आपने हमारे वीडियो नहीं देखे हैं तो उसमें आप जाके देखिएगा कि 5 कंडीशंस में जो सेक्शन आपका है 172, 173, 174 और 175, ठीक है ना, 4 की 2 हैं ए और बी, ठीक है ना। तो ये 5 सेक्शन है जिसमें आपको ये बताया गया है कि कब कब जो आपका, अगर आप ये 5 सेक्शंस आपको ये बताती हैं कि अगर किसी भी व्यक्ति ने कोई भी व्यक्ति यानी कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी एसएससी इन 5 जो सेक्शंस हैं इनसे संबंधित है वो, तो उस पर जो टैक्स है वो आपका प्रीवियस ईयर में ही टैक्स लग जाएगा, ठीक है ना। यानी कि जिस वर्ष में उसने कमाया उसी वर्ष उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कह रहा है कि फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पर अमेंडमेंट बाय द फाइनेंशियल एक्ट आर मेड एप्लीकेबल फ्रॉम, तो वो कब होगा एप्लीकेबल, कब होगा? वो होगा आपका जैसे ही आपका फाइनेंशियल एक्ट आया है, तो फाइनेंशियल एक्ट कब आ जाएगा? आपका प्रीवियस ईयर में आ जाएगा, ठीक है ना। हर वर्ष चेंज होगा। देखो प्रीवियस ईयर अगर हम बात करें तो ये जो आपका जो मैं बात कर रहा था बजट की, उससे पहला प्रीवियस ईयर क्या होगा? 2024 और 25 होगा, ठीक है, 2024-25 होगा। तो अब ये कह रहा है कि कब से एप्लीकेबल होगा, ठीक है ना। फाइनेंशियल एक्ट आर मेड एप्लीकेबल फ्रॉम, कब से होगा? तो 24-25 यानी कि 31 मार्च 2025, यानी कि फरवरी इसी में आ गई ना। तो इसमें जो बनाया गया आपका फाइनेंशियल एक्ट है वो एप्लीकेबल होगा जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा, उसका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन से, है ना। कब से? 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा। देखिए इनका आप ध्यान रखेंगे, प्रीवियस ईयर है ना, अकाउंटिंग ईयर है ये अकाउंटिंग ईयर है, अकाउंटिंग ईयर, ठीक है। और ये आपका असेसमेंट ईयर है, याद रखना कभी आप ए वाई में कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। ये करंट ईयर है जो चल रहा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। क्लियर है सभी को? ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 तो आपका देखो कुछ पार्ट 8 का यहाँ पे है और आई होप आपको दिख रहा होगा। देखो, इनकम टैक्स इज चार्ज इन, इनकम टैक्स आय पर कर, है ना, इज चार्ज इन यानी कि कब चार्ज होता है? फाइनेंशियल ईयर में, असेसमेंट ईयर में, राइट, और प्रीवियस ईयर में, और नन अकाउंटिंग ईयर में। तो ये नन अकाउंटिंग ईयर तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, ठीक है, ये तो कोई ईयर ही नहीं होता है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको, अभी इससे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था और पर मैं फिर दोबारा से आपको बताऊंगा। देखो पहले तो ये देख लो प्रीवियस ईयर, और जो आपका पहला ऑप्शन है, ठीक है, पहला ऑप्शन है फाइनेंशियल ईयर, ये तो मैंने आपको बताया सेम होते हैं, एक ही बात है, राइट। ये तो यानी कि आप उसको प्रीवियस ईयर बोल दो या फाइनेंशियल ईयर बोल दो, ठीक है। और नन अकाउंटिंग ईयर, अकाउंटिंग ईयर तो होता है बट नन अकाउंटिंग ईयर कोई ईयर नहीं होता है, तो ये तो वैसे ही आपका यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। ये दोनों एक है। तो आप मुझे बताओ कि एक क्वेश्चन के दो आंसर, एक क्वेश्चन के दो मतलब दो ऑप्शन पे तो हम टिक नहीं कर सकते। तो इनकम टैक्स इज चार्ज्ड इन, इनकम टैक्स चार्ज कब होता है? असेसमेंट ईयर में, यानी कि आप जो है प्रीवियस ईयर में कमाई हुई इनकम पर टैक्स कब पे करोगे? असेसमेंट ईयर में। नॉर्मल तो यही है ना, लेकिन एडवांस टैक्स की बात करें या वो आपका
172 से जो सेक्शन मैंने आपको बताई थी 5 कंडीशन, उनको छोड़ करके, वो एब्जेक्शन हैं, उनको छोड़ करके होता नॉर्मल यही है कि आप जो है प्रीवियस ईयर में पैसा कमाओगे और अगले वर्ष में टैक्स पे करोगे। कैसे समझो, जैसे मान लीजिएगा ये जो आपका 1/4/2024, ठीक है ना, टू 31/3/2000, ये वर्ष समझ रहे हो ना, ये आपका वर्ष है। अब ये मुझे बताओ, ये कंप्लीट हो गया, मुझे बताओ 31 मार्च निकल गया या नहीं निकला? बिल्कुल निकल गया जी। अब तो अप्रैल चल रहा है, ठीक है ना, अब अप्रैल चल रहा है ना, ठीक। अब गवर्नमेंट ये कहती है कि आपने 1/4/2024 से 31/3/2025 तक जितना भी पैसा कमाया है ना, जो भी पैसा आपने कमाया है उस पैसे पर अगर आपने आपने जो अर्निंग हुई है, आपकी इनकम हुई है, वो इनकम टैक्स में बताई गई जो लिमिट है उससे ऊपर हुई है, तो आप जो है उतने पैसे कमाए, जो आपकी कमाई हुई, अर्निंग हुई है, जो इनकम हुई है, उस पर टैक्स दोगे आप 25-26 में, ठीक है। वो भी मैं बता दूं कि लास्ट डेट हो जाती है इसकी, लास्ट डेट कब होती है? लास्ट डेट होती है आपकी जुलाई में, 31 जुलाई तक आपको पेमेंट करना पड़ेगा टैक्स का। नॉर्मल तो ये होता है, लेकिन कुछ कंडीशन है ना, यही बात बोली जाती है कि प्रीवियस ईयर पे कमाई हुई इनकम पर आपको असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करना होता है, ठीक है ना, नॉर्मल ये होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसमें जो फाइनेंशियल एक्ट है कौन सा लगेगा? इसमें जो फाइनेंशियल एक्ट है ना, फाइनेंशियल एक्ट कौन सा लगेगा? जो फरवरी, देखो फरवरी मंथ आया होगा, फेब आया होगा 2024 में, बिल्कुल आया होगा 2024 में, फेब आया होगा, उसमें हमारी निर्मला सीतारमन आई होंगी, उन्होंने बजट पेश किया होगा, उस बजट में बताया वो गया होगा कि हम 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लेंगे, 3 लाख तक, मतलब वो अलग अलग कंडीशन है। तो उसमें जो आपका फाइनेंशियल एक्ट आया था, उसमें बता दिया गया था कि अगर आप 24-25 में, है ना, जो भी पैसा कमाएंगे, उस मैंने आपको बताया ना कि एडवांस में बता दिया गवर्नमेंट, तो एडवांस में यहाँ पे बता दिया कि आप 24-25 में जो पैसा कमाओगे, उस पैसे पर जो इनकम आपकी होगी, उस इनकम पर आपको इस रेट से टैक्स देना पड़ेगा, और ये आपको कटौतियाँ हैं, और ये भी बता दिया जाता है कि उस पैसे को हम खर्च कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो इस इनकम पे जितना आप कमाओगे, ठीक है ना, इस ईयर में आप जितना कमाओगे उसको बता दिया गया था फरवरी 2024 में, और जो आपने कमाया उस पर टैक्स पे करोगे 25-26 में। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? बताएं मुझे, क्लियर है? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, ए पर्सन इंक्लूड, ए पर्सन, ध्यान सुनेंगे, ए पर्सन, यहाँ पे बोला है ए पर्सन इंक्लूड। तो देखिए इनकम टैक्स एक्ट जो है उसका जो सेक्शन 27 है ना, उसमें जो है आपका पर्सन को डिफाइन किया गया है, ठीक है ना, पर्सन को डिफाइन किया गया है, ठीक है ना। और आपका सेक्शन 231 इसमें बताया गया है कि कौन कौन को आप पर्सन, एक देखो पर्सन जो एक वाइडर टर्म है, इसमें बहुत सारी चीज़ें सम्मिलित की जाएंगी, यानी कि जो पर्सन है उसको डिफाइन किया है सेक्शन इनकम टैक्स एक्ट 1961 का जो सेक्शन आपका है 27 में, ठीक है ना, पर्सन को डिफाइन किया गया है। तो पर्सन कितने प्रकार के होते हैं हम आपको आगे बताएंगे, क्वेश्चन अगर आएगा तो। पर्सन होते 3 तरह के, है ना, जो टाइप, मतलब पर्सन को टाइप, 3 टाइप के पर्सन हो सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में वो पूछ रहा है कि कौन कौन से पर्सन को, मतलब पर्सन्स में कौन कौन को इंक्लूड शामिल किया गया है। तो उसमें बताया गया सेक्शन 231 में कि इस पर्सन्स में 8 लोगों को शामिल किया गया है, ठीक है ना। एक होता है इंडिविजुअल से राम श्याम ये सब, HUF हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ठीक है, कंपनी,
ठीक है ना, फर्म, एओपी, बीओआई, ठीक है ना, लोकल अथॉरिटी बिल्कुल, और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, इन सबको शामिल किया गया है। ओनली इंडिविजुअल नो, इंडिविजुअल के अलावा और भी हैं, एचयूएफ वगैरह सब हैं, ठीक है ना। ओनली इंडिविजुअल एंड एचयूएफ नहीं, ओनली नहीं, ठीक है ना। और इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, ओनली नो, ये सब, यानी कि जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एक पर्सन में आप इन लोगों को, ये 8 हैं लगभग, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, ये 8 हैं, ठीक है ना। इन 8 को पर्सन में इंक्लूड किया गया है, ठीक है ना, यानी कि पर्सन में ही शामिल होंगे और इन पर टैक्स लगेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्योंकि वो कह रहा है कि पर्सन को मैंने बता दिया आपको, पर्सन को शामिल किया गया है इनकम टैक्स एक्ट का जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 है ना उसमें, ठीक है ना। और फिर इन पर्सन्स के बारे में बताया गया कि पर्सन में कौन कौन शामिल होंगे, वो है आपका सेक्शन 2 सब सेक्शन 31। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर है, ठीक है, ठीक। अंडर इनकम टैक्स एक्ट पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड, तो देखिए इनकम टैक्स जो एक्ट है उसमें जो पार्टनरशिप फर्म है, उसमें जो पार्टनरशिप फर्म है ना, तो उस पार्टनरशिप फर्म में हम पार्टनरशिप फर्म साझेदारी, ठीक है ना, उसमें हम जनरल पार्टनरशिप फर्म को और एलएलपी दोनों को ही इंक्लूड करते हैं, ध्यान रखोगे, दोनों को इंक्लूड करते हैं, ठीक है ना। कंपनी नहीं, पार्टनरशिप फर्म में कंपनी को इंक्लूड नहीं किया जाएगा, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी नो, 1 पर्सन कंपनी नो, ठीक है ना। और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एओपी नो, एओपी को भी नहीं सम्मिलित किया जाएगा। समझो, जो इनकम टैक्स एक्ट है उसमें जो पार्टनरशिप फर्म में इंक्लूड किया जाता है उसमें हम नॉर्मल पार्टनरशिप, ध्यान से सुनेंगे, 1932 वाला एक्ट जो है हमारा, वो वाली पार्टनरशिप साझेदारी, और एक है हमारा एलएलपी, ठीक है ना, एलएलपी यानी कि 2008, इन दोनों को ही शामिल किया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर, राइट। क्वेश्चन नंबर 10, अंडर इनकम टैक्स एक्ट पार्टनरशिप फर्म इंक्लूड, ये तो हमने बता दिया, ठीक है, हाँ ये तो हो गया ना। एओपी यानी कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन शुड कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, तो इंडिविजुअल ओनली, जो एओपी है, एओपी शुड कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल ओनली नो, एओपी कहते हैं संघ, व्यक्तियों का संघ, ओनली इंडिविजुअल नहीं, नो, पर्सन अदर देन इंडिविजुअल ओनली, पर्सन अदर देन नो, ये भी गलत है क्योंकि पर्सन के अलावा नहीं, बोथ इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल पर्सन्स, राइट। तो एओपी में आप इंडिविजुअल को भी सम्मिलित करेंगे और नॉन इंडिविजुअल पर्सन्स को भी शामिल करोगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, यानी कि आपको ध्यान रखना है जो आपका इंडिविजुअल जैसे राम श्याम ये हैं, ठीक है, इनको भी आप शामिल करेंगे, और जो नॉन इंडिविजुअल पर्सन्स हैं उनको भी आप ईओपी में शामिल करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 12,
क्वेश्चन नंबर 12 देखें, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल शुड कंसिस्ट ऑफ बी ओ आई की बात कर रहा है, वो किसकी बात कर रहा है, बी ओ आई, राइट, वो बात कर रहा है बी ओ आई की। बी ओ आई, बी ओ आई, बी ओ आई शुड कंसिस्ट ऑफ, बी ओ आई कंसिस्ट ऑफ, तो बी ओ आई किसको कंसिस्ट करती है, तो बी ओ आई में बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में केवल और केवल क्या होंगे, इंडिविजुअल ओनली, पर्सन्स अदर देन इंडिविजुअल ओनली, नो, बोथ। देखिए बी ओ आई में केवल ओनली इंडिविजुअल्स होते हैं, ए ओ पी में आपका इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल दोनों होते हैं, इतना ध्यान रखोगे, बी ओ आई और ए ओ पी। तो बी ओ आई में केवल ओनली इंडिविजुअल्स, राम श्याम ऐसे कोई नाम, ठीक है ना, वो लोग शामिल होंगे, ठीक है ना, कंसिस्ट होंगे, ठीक है। और ए ओ पी में इंडिविजुअल्स भी होंगे एंड नॉन इंडिविजुअल्स पर्सन्स दोनों बहुत कंसिस्ट होंगे, राइट। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ए पर्सन बिकम ए मेंबर ऑफ एच यू एफ बाय, एक व्यक्ति जो है एच यू एफ का मेंबर कैसे बन सकता है, तो कॉन्ट्रैक्ट से, नो, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, ठीक है ना, दो पक्षों के बीच में होता है, ठीक है ना। और मैं कह दूँगा कि एक व्यक्ति जो है ना, एक पार्टी नहीं होती है ना, पार्ट होता है, एग्रीमेंट, नो, और पॉपुलैरिटी, नो, स्टेटस, यस। एक जो पर्सन है वो एच यू एफ यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मेंबर बनता है स्टेटस से, राइट, उसका स्टेटस चेक करके। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 15, ओहो 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, देखो, इन ऑर्डर टू बी असिस्ट एज एच यू एफ देयर शुड बी, in order to be assessed as HUF there should be पार्टनरशिप, को पार्टनरशिप, ठीक है ना, को पार्सिनेंशिप और को ऑनरशिप, ठीक है ना। तो देखिए पार्टनरशिप कहते हैं साझेदारी के लिए, इन ऑर्डर टू असेस्ड एज एच यू एफ शुड बी, तो एच यू एफ के लिए आप यहाँ पर बात की गई है, ठीक है ना। तो इन ऑर्डर टू बी असेस्ड एज एच यू एफ देयर शुड बी पार्टनरशिप, नो, को पार्टनरशिप, नो, यानी कि को पार्टनरशिप कैसे हो जाएगा, ठीक है ना। पार्टनरशिप तो आप समझ रहे हैं ना, जो इसकी बात कर रहा है 1932 वाली पार्टनरशिप की, ठीक है। को पार्सिनेंशिप, बिल्कुल, को पार्सिनेंशिप का मतलब है आप इसको हिंदी में कह सकते हैं सहभागी, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इन ऑर्डर टू बी असेस्ड एज एच यू एफ देयर शुड बी को पार्सिनेंशिप, राइट।
को ओनरशिप नो, को ओनरशिप का मतलब संयुक्त मतलब ओनरशिप होना, संयुक्त स्वामित्व नहीं, संयुक्त स्वामित्व नहीं होता, उसका होता है को पार्सिननशिप, ठीक है ना, सहभागिता होती है उसकी, ठीक है ना, किसकी, एच यू एफ की, जो एच यू एफ के जो मेंबर्स होते हैं उनकी क्या होता है, को पार्सिननशिप होती है, राइट। क्वेश्चन नंबर 15, must be one in which two or more persons join in for a common purpose or common action with the object of earning income or profit or gain, ठीक है ना। वो कह रहा है कि must be one in which two or more persons join, है ना, इनमें से कौन एक, विच टू और मोर पर्सन, जो दो या दो से अधिक लोग व्यक्ति मतलब जॉइन इन फॉर ए कॉमन पर्पज, एक कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए मतलब उद्देश्य के लिए मतलब जॉइन होते हैं, ठीक है। अ कॉमन एक्शन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग इनकम और प्रॉफिट और गेन, और मतलब कॉमन एक्शन करते हैं और विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग, और उनका जो कमाने का जो उद्देश्य है इनकम और प्रॉफिट और गेन होता है, ठीक है। तो कॉमन पर्पज और कॉमन एक्शन की बात की गई है, ठीक है ना, कॉमन पर्पज और कॉमन एक्शन की बात की गई है। तो देखिए यहाँ पर AOP, ठीक है ना, AOP यानी कि एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स मस्ट बी वन इन विच टू और मोर पर्सन, इसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति होंगे, जॉइन इन फॉर ए कॉमन पर्पज, जिनका एक कॉमन पर्पज उद्देश्य होगा, कॉमन एक्शन विच द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग इनकम प्रॉफिट और गेन, ठीक है। तो इनका मेन ऑब्जेक्ट होगा लाभ, ठीक है, और इनकम कमाना, लाभ कमाना या गेन, ठीक है ना, गेन के लिए। तो देखिए मैंने आपको अभी बताया था BOI के बारे में, तो वहाँ पर केवल ओनली क्या कौन होंगे, ओनली पर्सन्स होंगे, लेकिन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स में यानी कि AOP में क्या होंगे, क्या क्या होंगे, इंडिविजुअल्स भी होंगे और प्लस नॉन इंडिविजुअल्स भी होंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि टू और मोर पर्सन्स की बात की गई है, इंडिविजुअल देखो पर्सन्स में इनकम टैक्स एक्ट में जो पर्सन है और जो इंडिविजुअल है उसमें डिफरेंस है। जो पर्सन्स है, पर्सन्स में तो आठ तरह के वो आते हैं, ठीक है ना, 8 कौन कौन आते हैं, AOI है ना, BOI सॉरी AOP BOI है ना, HUF, ये सब आते हैं ना 8 के 8। तो ये पर्सन्स की बात की गई है, ठीक है ना। तो पार्टनरशिप में तो इंडिविजुअल होते हैं, पर्सन्स क्योंकि पर्सन्स में तो कंपनी भी आ सकती है ना, फर्म भी आ सकती है, कंपनी फर्म आती नहीं आती है, हमने आपको पहले बताया था अभी इससे पिछले वाले क्वेश्चंस में कुछ देर पहले कि पर्सन्स में जो आपका जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 है उसमें पर्सन्स को बताया गया है, और सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में जो आपके पर्सन्स है उसमें कौन कौन को इंक्लूड किया गया वो बात बताई गई है। तो इसका होगा एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअल की बात की होती तो पार्टनरशिप भी फर्म बन सकता था और BOI भी बन सकता था, ठीक है ना। तो आंसर ये नहीं होगा, आपका आंसर होगा एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है विच अमोगेस्ट द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन्स, यानी कि AJP, विच अमोंग्स द फॉलोइंग इज, है ना, विच अमोंग्स द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो जुडिशियल पर्सन्स जो होगा मुझे बताओ, लोकल फंड तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड नो, और कॉरपोरेशन
कॉरपोरेशन, यस, ठीक है ना। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सनस, वो कौन होगा, कॉरपोरेशन, ठीक है ना, निगम। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, XYZ LLP फॉल्स अंडर कैटेगरी ऑफ पर्सन, कौन सी कैटेगरी में आएगा, ठीक है, LLP कौन सी कैटेगरी में आएगा। तो हमने आपको बताया है कि इनकम टैक्स एक्ट में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया है पार्टनरशिप फर्म और LLP, यानी कि XYZ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉल अंडर द पार्टनरशिप फर्म। तो इस पार्टनरशिप फर्म में दोनों आ जाएंगी, पार्टनरशिप जनरल पार्टनरशिप फर्म जो होती है हमारी 1932, और ये आपका LLP होता है 2000, एक्ट है इनका, ये एक्ट, ये दोनों ही कैटेगरी में, यानी कि समझो ये एक्ट है दोनों, ये जनरल पार्टनरशिप है जो 1932 में बना हुआ था, साझेदारी, ठीक है ना, साझेदारी अधिनियम, और ये है सीमित साझेदारी अधिनियम। तो ये दोनों ही अधिनियम किस में आ जाते हैं, पार्टनरशिप फर्म में आ जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियर। डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स, डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ फॉलोइंग पर्सन्स, इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी, ETC। X and Y आर लीगल हायर ऑफ Z, ठीक है। मैं थोड़ा इसे क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। डिस्क्राइब द स्टेटस ऑफ फॉलोइंग पर्सन्स, ठीक है ना, इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी, ETC। X एंड Y आर लीगल हायर ऑफ Z, Z की लीगल हायर्स हैं, ठीक है। Z डाइड, इसकी डाइड हो गया इन 2025, एंड X एंड Y कैरी ऑन हिज बिजनेस विदाउट इंटरिंग इनटू ए पार्टनरशिप फर्म, बिना पार्टनरशिप फर्म में प्रवेश हुए वो कैरी क्या कर रहे हैं, कैरी ऑन कर रहे हैं उसके बिजनेस को, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगी, फर्म कहलाएगी, LLP कहलाएगी, कंपनी कहलाएगी, या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल कहलाएगा, ठीक है। तो देखें आप, तो उसने बोला है विदाउट प्रवेश किए हुए इनटू द पार्टनरशिप फर्म में वो प्रवेश नहीं किया उन्होंने, और वो कैरी कर रहे हैं बिजनेस को, तो फर्म तो होगी नहीं है, फर्म नहीं होगी। और फिर LLP कैसे हो सकती है, क्योंकि इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग जो पार्टनरशिप, जो हमारी जनरल पार्टनरशिप है और LLP दोनों एक ही हैं, ठीक है, और कंपनी वो हो नहीं सकता, तो क्या होगा, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है ना, क्योंकि ये इंडिविजुअली तो हुए भाई, नाम है X और Y, इंडिविजुअली तो हुए, राम बोल देता, श्याम बोल देता, ऐसे ही बोल सकता था वो। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो देखो ध्यान से सुन लो, AOP और BOI ये दोनों चीज़ें जो हैं, इसमें देखो AOP में तो आपका इंडिविजुअल भी आएगा और नॉन इंडिविजुअल भी आएगा, यानी कि एक डिवाइडेड टर्म बन गया, ठीक है ना। और BOI में आपका केवल इंडिविजुअल्स ही होते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, असेसमेंट ईयर कैन बी ए पीरियड ऑफ, AY जो हुआ है आपका AY, वो कितने समय का हो सकता है, AY कितने समय का हो सकता है,
जो आपका असेसमेंट ईयर है वो देखिए कितने वर्ष का हो सकता है बताएं। ओनली मोर देन 12 मंथ, 12 मंथ से अधिक तो कोई नहीं हो सकता, ठीक है, ठीक है। और कोई भी नहीं हो सकता है, यानी कि मैं अगर बात करूं, ध्यान से सुनेंगे, प्रीवियस ईयर की मैं बात करूं, है ना, अकाउंटिंग ईयर की मैं बात करूं और फाइनेंशियल ईयर की मैं बात करूं, ये तो तीनों एक ही बात होती है। और देखो मैं यहाँ कन्फ्यूज ना हो जाए, ये अकाउंटिंग ईयर लिखता हूँ और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ ये असेसमेंट ईयर, असेसमेंट ईयर और आपका करंट ईयर एक ही बात होती है ना। इसको सेक्शन थर्ड में बताया गया है, इनकम टैक्स के सेक्शन थर्ड में। ऐसा भी क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है भाई, ठीक है ना, ये क्योंकि डीपली आपसे कुछ भी पूछ सकता है वो इनकम टैक्स में, ये बात जरूर ध्यान रखना, ठीक है ना। और जो आप तैयारी कर रहे हैं आगे और आप अच्छा करने जा रहे हैं तो फिर तो ज़रूरत और भी ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहेगी इन सेक्शंस की भी, ठीक है। और ये जो आपका है असिस्टमेंट ईयर और करंट ईयर, इसको बताया गया है सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 में, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि जो आपका ये प्रीवियस ईयर है या अकाउंटिंग ईयर है, फाइनेंशियल ईयर है, ये 12 मंथ से कम का हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन 12 मंथ से ज़्यादा का ये भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। लेकिन आपका असिस्टमेंट ईयर सदैव 12 मंथ का होता है, ओनली 12 मंथ का, तो सी इसका आंसर बनेगा। मोर देन तो मतलब ही नहीं है किसी का, कोई सी ईयर का। लेस देन नो, ये अगर यहाँ पे पूछता कि प्रीवियस कैन बी पीरियड ऑफ, तो 12 मंथ्स एंड लेस देन 12 मंथ, तो ये उसका आंसर हो जाता। लेकिन आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं फिर आपको रिपीट कर देता हूँ कि इसका आंसर आपका सी होगा। क्यों होगा? क्योंकि असेसमेंट ईयर ना तो 12 मंथ से ज़्यादा का होता है और ना ही कम का होता है। प्रीवियस ईयर 12 मंथ से कम का हो सकता है और कम का हो सकता है या बराबर का हो सकता है, लेकिन ज़्यादा वो भी नहीं हो सकता। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर? कन्फ्यूजन तो नहीं है कुछ? चलिए क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 करें। क्वेश्चन नंबर 20, ईयर इन विच इनकम इज टैक्सेबल इज नो एज, ईयर इन विच इनकम इज टैक्सेबल इज नो एज एंड द ईयर इन विच इनकम इज earned इज नो एज। पैसा मतलब जिस वर्ष में हमने कमाया उस वर्ष को हम क्या कहते हैं, और जो हमने कमाया उस पर टैक्स लगा उस वर्ष को हम क्या कहते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया है कि जिस वर्ष में हमने पैसा कमाया है उसको हम प्रीवियस ईयर कहते हैं, ठीक है, ठीक है। और जिस वर्ष में हम टैक्स पे करेंगे, टैक्सेबल इनकम टैक्सेबल, तो जिस वर्ष में इनकम टैक्सेबल होती है उसको हम कौन सा वर्ष कहते हैं? यहाँ पे कौन सा आएगा? जिस वर्ष में टैक्स लगता है। जिस वर्ष में टैक्स लगता है इनकम पर उस वर्ष को हम असेसमेंट ईयर कहते हैं। और ईयर इन विच इनकम इज earned इज नो, और जिस वर्ष में इनकम कमाई गई है उसको हम प्रीवियस ईयर कहते हैं। तो ऑप्शन आपका ये बन जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। देखो ये तो उल्टा दे रखा है, गलत, ठीक है ना, यानी कि प्रीवियस ईयर में तो चुकाया जाता है, सॉरी कमाया जाता है, प्रीवियस ईयर में तो कमाया जाता है। उसने पूछा है इनकम टैक्स टैक्सेबल, इनकम पर टैक्स यानी कि कब, कौन से वर्ष में लगता है, टैक्सेबल कब होती है? असेसमेंट ईयर में। और जो असेसमेंट ईयर में मतलब टैक्सेबल हुई है इनकम, वो कमाई कब जाती है, एरंड कब की जाती है? एरंड जो होता है वो होता है आपका प्रीवियस ईयर में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? बताएं, ठीक है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 21, ऑल एसएससी आर रिक्वायर्ड टू फॉलो, सारे जो करदाता हैं, एसएससी बोलते हैं करदाता, ऑल एसएससी आर रिक्वायर्ड टू फॉलो, जो भी करदाता हैं वो क्या फॉलो करते हैं, ठीक है ना।
यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर विच मस्ट बी कैलेंडर ईयर ओनली, यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर विच मस्ट बी फाइनेंशियल ईयर ओनली, ठीक है, एनी पीरियड ऑफ 12 मंथ और पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई टू जून ओनली। तो देखिए डी वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ही मतलब उसने बोला है कि जो भी करदाता हैं आर रिक्वायर्ड टू फॉलो, किस चीज़ को फॉलो करते हैं, ठीक है, किस वर्ष को वो फॉलो करते हैं। तो देखिए जो लास्ट ऑप्शन है डी, वो तो बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है इसका, तो ये डेट दे रखा है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ओनली पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, 12 मंथ्स नहीं, कम का भी हो सकता है, ये भी नहीं है, ठीक है ना। अब दो ऑप्शन बचे आपके, यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर विच मस्ट बी कैलेंडर ईयर ओनली। कैलेंडर ईयर क्या है, कैलेंडर ईयर नहीं, कैलेंडर ईयर क्यों, कैलेंडर ईयर तो वो होता है 1 जनवरी से, जो कैलेंडर भाई हमारा कैलेंडर कब से हुआ था, 1 जनवरी 2000, मतलब अब 25 चल रहा है और वो पूरा कब होगा 31 दिसंबर 25 में। तो कैलेंडर ईयर का तो मतलब ही नहीं है, ठीक है ना, कैलेंडर ईयर का मतलब नहीं है। यूनिफॉर्म प्रीवियस ईयर विच मस्ट बी फाइनेंशियल ईयर ओनली, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर इसका होगा बी। क्लियर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर करते हैं हम। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट के अंदर 1961 द टर्म एसएससी मीन्स ए पर्सन, ठीक है ना, एसएससी मीन्स ए पर्सन, जो करदाता है उसका एक व्यक्ति से मतलब मीन्स ए पर्सन, ठीक है ना। इनकम टैक्स एक्ट 1961 द टर्म एसएससी मीन, जो करदाता है उसका मीनिंग क्या है, ए पर्सन हु इज ए एसएससी इन डिफॉल्ट, है ना, फ्रॉम होम टैक्स इज ड्यू और एगनेस्ट होम ओनली प्रीसीडिंग अंडर द एक्ट हैज़ बीन टेकन। चलो जी, वो ये कह रहा है कि अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जो टर्म यूज की गई है एसएससी में, उसका मीनिंग एक पर्सन से है, तो वो पर्सन कितने तरह का हो सकता है। वो पर्सन देखो, जो व्यक्ति चूक में करदाता डिफॉल्ट इन एसएससी है, वो एसएससी कहलाएगा, बिल्कुल, ठीक है ना, वो पर्सन जो है एसएससी कहलाएगा, ठीक है ना, करदाता, ठीक है ना। और होम टैक्स इज ड्यू, जिस पर कोई टैक्स बकाया है, वो भी व्यक्ति एसएससी कहलाएगा, ठीक है। और एगनेस्ट होम एनी प्रोसीडिंग अंडर द एक्ट हैज़ बीन टेकन, और अगर उस पर कोई भी इस एक्ट के तहत कोई भी कार्रवाई चल रही है, ठीक है ना, तो वो भी क्या कहलाएगा, एसएससी कहलाएगा। पर्सन का मतलब यहाँ पर इस तरह से है, तो ध्यान से सुनेंगे। देखो डिफॉल्ट इन एसएससी, इसको हिंदी में बोलते हैं चूक में करदाता। चूक में करदाता कौन होता है, मान लीजिएगा एक मिस्टर ए है, इनकी एक कंपनी है LPC लिमिटेड, ठीक है। अब ये पर्सन है, इसकी एक कंपनी है, इसके अंडर में बहुत लोग काम करते हैं, है ना, बहुत सारे लोग काम करते हैं। अब इसकी ये कंपनी है, 1 पर्सन कंपनी मान लीजिएगा, बट ये तो अपने आप में अब सेपरेट है ये कंपनी, ठीक है ना। तो इसके अंडर में काम कर रहे हैं कर्मचारी। तो अब इसको पता है कि मिस्टर एक राम है और उनकी जो सैलरी है वो 50,000 रुपये पर मंथ है। तो 50,000 रुपये पर मंथ का मतलब हुआ कि भाई कोई व्यक्ति अगर 50,000 रुपये पर मंथ पेमेंट कर रहा है सैलरी का, तो उसको सीधी सी बात पता है कि ये पर्सन जो है इनकम टैक्स के दायरे में आ गया, बिल्कुल आ गया, नहीं आया, आ गया। भाई एक बात बताइए आप कि कोई व्यक्ति है और वो उसकी इनकम 50,000 रुपये पर मंथ है, तो
तो जिसको वो सैलरी यानी कि जो पर्सन यानी कि यहाँ पे आर्टिफिशियल पर्सन कंपनी जो है पेमेंट कर रही है 50,000 रुपये पर मंथ, तो कंपनी को पता तो है कि जिस व्यक्ति को मैं पेमेंट कर रही हूँ सैलरी का वो कौन है, वो इनकम टैक्स के दायरे में आने वाला पर्सन है, ठीक है ना। तो हमारी गवर्नमेंट यानी कि हमारा जो फाइनेंशियल एक्ट है और जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है वो ये कहता है कि भाई अगर आप किसी को पेमेंट कर रहे हैं ना सैलरी वगैरह या कोई भी आप पेमेंट कर रहे हैं और आपको ये पता है पेमेंट करते समय कि ये व्यक्ति टैक्स के दायरे में आएगा, तो ठीक है ना, या आप इतनी अमाउंट का पेमेंट कर रहे हैं कि जो टैक्स के दायरे में आती है, ठीक है ना, एनुअली, तो फिर आप क्या करें कि आप उस पर TDS काट लें, यानी कि उसको जब सैलरी आप दें तो उस पर TDS काट के गवर्नमेंट के खाते में जमा कर दें, ठीक है ना, यानी कि गवर्नमेंट का जो अकाउंट है उसमें जमा कर दें उस TDS को काट के। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आप चूक में करदाता माने जाएंगे। तो ध्यान रखेंगे कि वहाँ पर SSC का मतलब SSC मीन्स ए पर्सन हु इज एन SSC इज डिफ़ॉल्ट, यानी कि जो चूक में करदाता है वो भी इसमें एक पर्सन है, ठीक है ना, करदाता माना जाएगा। फ्रॉम होम टैक्स इज ड्यू, और किसी व्यक्ति पर टैक्स बकाया है वो भी, और अगर किसी व्यक्ति पर टैक्स के मामले में कोई मतलब प्रोसीडिंग्स हो रही हैं तो वो भी इसी में आएगा। तो इसका आंसर आएगा आपका 22 का ऑल ऑफ एबव सभी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका डॉक्टर अशोक commenced medical practice on 1 September 2024, the previous year for the profession for the assessment year 2025-2026 would be। तो वो ये कह रहा है कि मिस्टर अशोक ने एक मेडिकल प्रैक्टिस स्टार्ट की है 1 सितंबर 2024, ठीक है, और प्रीवियस ईयर फॉर द प्रोफेशन फॉर द असेसमेंट, यानी कि 24-25 के लिए उसके लिए प्रीवियस ईयर क्या होगा। तो प्रीवियस ईयर जब से उसने बिजनेस अपना स्टार्ट किया ना उस डेट से, तो हमको देखना है सितंबर देखना है, अप्रैल नो, सितंबर हम सोचेंगे इसके बारे में और भी ऑप्शन देख लें, यानी कि हम फिर भी देख लेते हैं सितंबर बिल्कुल 24 टू बिल्कुल ये जो 31 मार्च पे 2025 में कंप्लीट हो जाएगा। ये जो आपको 2025-26 दिख रहा है ना, तो ये जो स्टार्ट होगा वो अप्रैल से होगा। तो ये बताओ मुझे अप्रैल से पहले आएगा 31 मार्च या बाद में आएगा? पहले आएगा, पहले 31 मार्च 2025 आएगा और उसके बाद में 1 अप्रैल 2025 आएगा। तो ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। बट हम और भी ऑप्शन देख लेते हैं, और ऑप्शन गलत ही होंगे क्योंकि हमें आंसर यहाँ पे मिल गया। तो ठीक है, ये आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 23 का बी। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, देखो और भी ऑप्शन अगर आप देखना चाहें तो अगस्त दे आए, देखो गलत है, ठीक है ना, वो यहाँ पर इसने जो है अगस्त नो, ठीक है, और दिसंबर नो, ठीक है। तो देखो यहाँ तो उसने सही दिया है डेट, स्टार्टिंग डेट जब से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना। और मैं आपको थोड़ा सा क्लियरफाई कर दूं कि मान लीजिए आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कुछ भी स्टार्ट करते हैं, आपने कोई प्रोफेशन वगैरह, तो अब मान लीजिए ऐसा तो है नहीं कि आप जो है अपना बिजनेस 1 अप्रैल से स्टार्ट करोगे, तो आप कभी भी कर सकते हैं जब आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो आप जो है जैसे मान लो आपका 2024-25 चल रहा है या अब तो 2025-26 चल रहा है, ठीक है ना, ये हमारा AY है असिस्टमेंट ईयर। तो मान लीजिए आप जो है जो प्रीवियस ईयर है, तो जिस डेट से आपने स्टार्ट कर दिया अपना बिजनेस, मान लीजिए आपने स्टार्ट कर दिया 1 अगस्त से, ठीक है ना, अगस्त से 2024, और वो जिस दिन से आपने स्टार्ट किया उस दिन से लेकर 31 मार्च 24 के बाद में 25 आएगा, 31 मार्च 2025 तक होगा। तो आई होप आपको कोई चीज़ समझ में आ गई होगी। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 24 पे चलें। इनकम ऑफ बिजनेस, इनकम ऑफ बिजनेस कमिंस्ड ऑन 1 मार्च, ठीक है, 2025 विल बी असिस्ट इन असेसमेंट ईयर। हमने कब स्टार्ट किया है? इनकम
ऑफ बिजनेस कमिश्ड और मार्च 2025 में हमने बिजनेस स्टार्ट किया। तो उसके लिए असेसमेंट ईयर कब होगा? पहले तो आप देखेंगे असेसमेंट ईयर कब स्टार्ट होगा, 2025 है ये। अब 25 के बाद जो आपका 25 है ना, ठीक है, 2025 है। तो आप देखें, सोचें, समझें कि यहाँ पे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो, वो कह रहा है असिस्टेंट ईयर, असिस्टेंट ईयर कब स्टार्ट होगा, ठीक है ना, क्या होगा इसके लिए। तो देखिए, ये इसने जो अपना बिजनेस स्टार्ट किया है 31 मार्च 2025 को किया है, सॉरी 1 मार्च 2025 को किया है, सॉरी, ठीक है, 1 मार्च 2025 को अपना बिजनेस स्टार्ट किया। अब ये कौन सा ईयर है, ये ईयर चल रहा है हमारा 2024-2025 वाला, ठीक है, और ये है हमारा प्रीवियस ईयर, समझो, क्योंकि अब जो हमारा कौन सा ईयर चल रहा है, 2025 और 2026, ठीक है, ये चल रहा है। हालांकि हमने आपको बुक जो है हमारे पास में जो थी, पुरानी बुक थी, उससे पढ़ाया है, तो आप उसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। मैंने आपको टाइम टू टाइम बताते भी हम रहे हैं कि, लेकिन उसमें ईयर हमने आपको क्लियर कर दिया था कि ये वर्ष चल रहे हैं। बट हमारे पास में पुरानी बुक थी जो हम न्यूमेरिकल कराते थे, तो वहाँ पे आपको पुराना ही ईयर्स दिखाई देता होगा। बट आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ पर समझ लें कि जो हमारा 1 अप्रैल से 1 अप्रैल 2000, अब अप्रैल ही जो चल रहा है ना, 2025 और 25 से और 2026 तक ये हमारा असिस्टेंट ईयर है, ठीक है। और इससे पिछले वाला होता है आपका प्रीवियस ईयर, तो जो 2024 और 25, तो 2024-25 जो चलेगा वो 31 मार्च तक चलेगा। तो 1 मार्च 2025 से 31/3/2025 तक जो ये कंप्लीट होगा। तो यहाँ इस यानी कि इस डेट से 1/3/2025 यानी कि पूरे मार्च महीना, पूरा जो मार्च महीना है, ये मंथ, एक मंथ में जो कमाएगा उसको उसे टैक्स देना पड़ेगा, किसमें, 25-26 में। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि जिस दिन से आपने स्टार्ट किया अपना बिजनेस, उस डे से लेकर आपका 31 मार्च तक, तो वो होगा आपका प्रीवियस ईयर। और जैसे ही अप्रैल आएगा तो अप्रैल 25-26 यानी कि 1 अप्रैल 2025 और 31 मार्च 2026, ये होगा आपका असेसमेंट ईयर। तो हमारा ऑप्शन होगा बी। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, ये नीचे आपको केसेस दे रखे हैं, इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेसेबल इन द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ, ठीक है। जो केस आपको दिए हुए हैं उन केसों में इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेसेबल द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ, यानी कि ये कहना चाह रहा है हमसे, ये पूछना चाह रहा है कि ये आपको, सॉरी, इन विच फॉलोइंग केस, किस केस में, किन केसों में इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेसेबल इन द प्रीवियस ईयर, ठीक है। तो इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज असेसेबल इन द प्रीवियस ईयर, यानी कि किन केसों में प्रीवियस ईयर की इनकम पर प्रीवियस ईयर में ही असेसेबल होता है, ठीक है ना, यानी कि टैक्स लगता है, किस केस में। तो असेसमेंट ऑफ पर्सन्स लिविंग इंडिया, ऐसा व्यक्ति जो मतलब इंडिया को छोड़ के जा सकता है। ए पर्सन इन एम्पावरमेंट इन इंडिया, ए पर्सन हु इज नॉट लीगल बिजनेस, ए पर्सन हु इज इनटू लीगल बिजनेस, ठीक है। ठीक है, और ए पर्सन हु इज इनटू लीगल बिजनेस, ए पर्सन हु इज रनिंग ए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है।
देखिए वो ये पूछ रहे थे किन केसों में प्रीवियस ईयर की कमाई हुई आय पर, प्रीवियस ईयर में जो अर्न की हुई इनकम है उस पर प्रीवियस ईयर में ही टैक्स लगता है। तो मैंने आपको बताया है सेक्शन जो है आपका 72 से 175 तक की जो कंडीशंस हैं उसमें अगर उन कंडीशंस में अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसमें नॉर्मल केस में क्या होता है, नॉर्मल केस में बेटा ये होता है कि आप जो है प्रीवियस ईयर में कमाओगे और असेसमेंट ईयर में पेमेंट करोगे, ठीक है। लेकिन अगर ये जो मैंने आपको सेक्शन दी हैं, ठीक है ना, अगर इन सेक्शंस में यानी कि अगर कोई व्यक्ति है और वो भारत को छोड़ के जाना चाह रहा है, ठीक है ना, भारत को छोड़कर लिविंग इंडिया, भारत को छोड़ के जाना है, छोड़ कर जा रहा है, तो हम जो है प्रीवियस ईयर में ही, प्रीवियस ईयर की कमाई हुई इनकम पर प्रीवियस ईयर में ही टैक्स वसूल कर लेंगे उससे, ठीक है ना। और इसकी कंडीशन में बता दूं, अगर कोई सिप का मामला है, सिप का है ना, कोई मतलब व्यक्ति है और वो सिप पे पानी के जहाज़ों में जो सामान मतलब बिजनेस वगैरह होता है वहाँ पे वो रहता है, सिप पर रहता है, तो उस केस में, ठीक है ना। दूसरा आपका अगर कोई बिजनेस मतलब भारत को छोड़ के जा रहा है और उसका उद्देश्य भारत वापस आने का नहीं है, ठीक है ना, तो उस केस में जो प्रीवियस ईयर में कमाई हुई इनकम पर प्रीवियस ईयर में टैक्स ले लिया जाता है, ठीक है ना। एक है आपका नेक्स्ट है कि अगर कोई व्यक्ति है और वो अपने बिजनेस को डिसकंटिन्यू करना चाहता है और फिर आगे उसका मतलब आगे उसको दोबारा से चालू करने का कोई इरादा नहीं है, तो उसमें प्रीवियस ईयर में जितना टैक्स मतलब उस मतलब इनकम कमाई उसी इनकम में उसी वर्ष में टैक्स ले लिया जाएगा, ठीक है ना। तो ये कंडीशंस थी। और था आपका एम्प्लॉयमेंट की हमने आपको बता दिया। तो ये 3-4 कंडीशंस हैं, तो उसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बिजनेस के पर्पज़ से कोई बाहर जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट के पर्पज़ से बाहर जा रहा है, फिर उसका इरादा इंडिया में आने का नहीं है, तो ये था आपका, ठीक है। देखो इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस असाइनिंग ऑफिसर होता है एक, ठीक है ना, जो असेसमेंट करेगा, हैज़ द डिस्क्रेशन टू द एसएससी द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इन प्रीवियस ईयर itself or in the subsequent assessment year, ठीक है। subsequent assessment year जो अधिकारी है जो टैक्स का असेसमेंट करता है उसके बारे में बताया गया है। तो उसमें मैं आपको बता दूं ये 26 क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसमें एक सेक्शन है हमारा, सेक्शन आई होप सेक्शन है 176, जो हमारा 76 सेक्शन है इनकम टैक्स का 176, उसमें बताया गया है, ठीक है। सेक्शन 176 में ये बताया गया है कि ये पहले क्वेश्चन समझेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस असेसाइनिंग ऑफिसर हैज़ द डिस्क्रेशन टू असेस द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इन प्रीवियस ईयर इटसेल्फ और इन द सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर। तो ये कहना चाह रहा है कि प्रीवियस ईयर की इनकम पर प्रीवियस ईयर में ही मतलब टैक्स वसूल किया जाएगा, ठीक है ना। उसके लिए
उसके लिए किस कंडीशन में वो अगले वर्ष में उसको मतलब सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर में ले जा सकता है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो देखिए इसका जो ऑप्शन होगा वो देखो, पहले है शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेजिडेंस, नहीं, अगर नॉन रेजिडेंस है वो इंडिया में आएगा शिप लेके तो उस पर तुरंत ही टैक्स ले लिया जाएगा। ठीक है, असेसमेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल फॉर्मेट फॉर ए पर्टिकुलर इवेंट और पर्पज। अच्छा, कोई मतलब असेसमेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स यानी कि कोई BOI, सॉरी हाँ BOI बॉडी ऑफ इंडिविजुअल या AOP अगर इसको बनाया गया है किसी भी पर्टिकुलर मतलब इवेंट या पर्पज़ के लिए, ठीक है, नो। सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर, ठीक है ना, तो ये कह रहा है डिस्क्रेशन टू एसेस द इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर। तो इसमें देखिए आपका ऑप्शन होगा डी, डिसकंटिन्यूड बिजनेस। इसमें आप ध्यान रखेंगे अगर कोई व्यक्ति है या कोई भी बिजनेस है, वो अगर इसमें सेक्शन आपका होता है 176 सेक्शन 176 सॉरी 176 सेक्शन में ये बताया गया है, इसके लिए है डिसकंटिन्यू बिजनेस के लिए, कि अगर आपने अगर आपने जो है कोई बिजनेस प्रीवियस ईयर में बंद ही कर दिया, ठीक है ना, अगर आपने कोई बिजनेस बंद डिसकंटिन्यू कर दिया प्रीवियस ईयर में, तो प्रीवियस ईयर में ही उससे टैक्स वसूल कर लिया जाएगा। ठीक है ना, प्रीवियस ईयर में टैक्स वसूल कर लिया जाएगा। लेकिन अगर अधिकारी मतलब ये समझ ले, कौन अधिकारी है, असाइनिंग ऑफिसर। असाइनिंग ऑफिसर ये चीज़ समझ जाए कि बिजनेस को बंद करना मतलब कहीं ना कहीं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी था, ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन में अधिकारी के पास में अधिकार है कि वह कर की वसूली अगले वर्ष में कर सकता है। यानी कि समझो, पहले तो मैं देखो दोनों बात बोल दी, आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि भैया ये 5 जो सेक्शन हमने आपको बता रखी हैं, ये 5 कंडीशन जो हमने आपको बता रखी हैं, तो ऐसी कंडीशन अगर है तो हम क्या करते हैं, हम करते ये हैं कि हम जो है अगर कोई व्यक्ति निवासी है और जहाज़ के बेड़े पे आया है और फिर वो वापस चला जाएगा, तो जब भी वो इंडिया में आएगा, है ना, और जो भी वो उसने इनकम कमी अर्न की है इंडियन टेरिटोरी में, इंडिया की सीमा के अंदर जितनी भी इनकम उसको हुई है, तो उस पर हम जो है अगले वर्ष के लिए नहीं जाएंगे, असेसमेंट ईयर के लिए नहीं जाएंगे, हम जब प्रीवियस ईयर में ही उसी वर्ष में उसी मतलब ईयर में उस पर टैक्स लगा देंगे और उससे वसूली कर लेंगे। ठीक है, कोई व्यक्ति है भारत छोड़ के जा रहा है, तो और उसका इरादा भारत आने का नहीं है, तो मतलब प्रीवियस ईयर में कमाई हुई इनकम पर प्रीवियस ईयर में ही टैक्स लगा देंगे। और है आपका कोई मतलब संघ वगैरह, जैसे बॉडी वगैरह है, कोई बॉडी वगैरह है और उसका मतलब जो काम था या उद्देश्य था वो पूरा हो गया है और उससे वो क्या है वो काम पूरा हो गया, वो उसे बंद कर रहे हैं, तो जिस वर्ष वो बंद करेंगे, जिस ईयर में वो बंद करेंगे, उसी वर्ष में उस वर्ष में जितनी उसको इनकम हुई है तो उसी वर्ष में उनसे क्या ले लिया जाएगा, टैक्स ले लिया जाएगा। लेकिन नेक्स्ट एक और भी है कि अगर कोई व्यक्ति जो है टैक्स बचाने के पर्पज़ से अपनी संपत्ति को, अपनी एसेट्स को जो ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है ना, अवॉइड टैक्स, तो उससे भी ले लिया जाएगा। लेकिन डिसकंटिन्यू बिजनेस में भी होता तो ऐसे ही है कि जिस वर्ष आप बिजनेस को डिसकंटिन्यू किया गया है ना, डिसकंटिन्यू, ये बहुत डीपली क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। जिस वर्ष में बिजनेस को डिसकंटिन्यू किया गया उसी वर्ष में हम टैक्स ले लेंगे, लेकिन असाइनिंग ऑफिसर के पास में राइट है, अधिकार है कि वह कर वसूली अगले वर्ष में, मतलब अगर वो ये समझता है कि बिजनेस को डिसकंटिन्यू करना बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू के ज़रूरी था उसको बंद करना इस वर्ष, कोई कारण होगा, ठीक है ना, तो आगे मतलब तो हम ऐसी कंडीशन में अगर उसको कंपलसरी ही था और वो इस बात से मतलब सहमत हो जाता है, तो वो क्या कर सकता है, तो वो डिसकंटिन्यू बिजनेस के जो प्रीवियस ईयर में जो
उसने इनकम कमाई है, उस इनकम पर प्रीवियस में टैक्स ना लेकर के उसको अगले वर्ष में ले सकता है। तो आई होप आपको समझ में आया, उसके पास में ये राइट है। क्लियर है? क्लियर? कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट है आपका, इन द केस ऑफ नॉन रेजिडेंस engage इन शिपिंग बिजनेस इन इंडिया, इनकम अरेंज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इज। अगर कोई मतलब अनिवासी है और वो शिपिंग बिजनेस में है भारत में, और इनकम अरेंज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, और फाइनेंशियल ईयर में वो क्या करता है, इनकम कमाता है, ठीक है। तो फाइनेंशियल ईयर इज टैक्सेबल इन इंडिया द सेम फाइनेंशियल ईयर। अगर कोई निवासी व्यक्ति है, नॉन रेजिडेंस है और बाहर एंगेज होता है, कहाँ पर, सिविक बिजनेस में एंगेज हो रहा है और वो भारत में कुछ मतलब पैसा कमा लेता है, तो फाइनेंशियल ईयर इज, तो इज टैक्सेबल इन इंडिया द सेम फाइनेंशियल ईयर। बिल्कुल जिस वर्ष उसने कमाया है उसी फाइनेंशियल ईयर में उस पर टैक्स लग जाएगा। यानी कि हम असेसमेंट ईयर के लिए या करंट ईयर के लिए नहीं जाएंगे। रूल तो देखो, ध्यान दो भला, मैंने आपको बता दिया, ये नॉन रेजिडेंस अंग्रेज शिपिंग बिजनेस में अगर कोई निवासी है, वो है आपका सेक्शन 172। ये वाला सेक्शन आपको बताता है कि अगर कोई निवासी व्यक्ति है भारत में, वो आया और वो बिजनेस में अंगेज है, किसमें, शिप वाली बिजनेस में, उसका काम ये है माल लाना ले जाना भारत के अंदर है, लाना ले जाना, और फिर उसने इनकम कमा ली इंडिया में, तो फिर क्या करेगा वो, जिस वर्ष उसने इनकम कमाई उसी वर्ष उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्सेबल इन इंडिया द सेम फाइनेंशियल ईयर। अब देखो अगला ऑप्शन देख लो, टैक्सेबल इन इंडिया द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। नहीं, असेसमेंट ईयर के लिए नहीं जाएंगे भाई, ठीक है, असेसमेंट ईयर के लिए नहीं जाएंगे। नेक्स्ट देखो, इसमें ऑप्शन देख ले, जो टैक्सेबल इन सेम फाइनेंशियल ईयर और रेलिवेंट असेसमेंट ईयर नहीं, ठीक है, और नॉट टैक्सेबल, अरे टैक्सेबल तो होगी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर समझ में आया आपको 27। बात करेंगे 28 क्वेश्चन की। इन द केस ऑफ नॉन रेजिडेंस एंगेज इन शिपिंग बिजनेस। अगर कोई नॉन रेजिडेंशियल रेजिडेंस है, निवासी है, और वो बिजनेस करता है किसका, जहाज वाला, और वो मतलब फ्राइट पेड और पेबल टू द ऑनर और चार्टर सेल बी डिमांड टू द टोटल इनकम। तो टोटल इनकम पर उस पर कितनी कौन सी रेट से टैक्स लगेगा, वो होगा 7.5% की रेट से। तो आपको याद रखना, फैक्ट का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये तो आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति है, निवासी है, और वो शिपिंग बिजनेस में इंगेज है, शिपिंग बिजनेस करता है, ठीक है ना, तो उस पर उसकी टोटल इनकम पर जो है 7.5, ठीक है ना, की रेट से टैक्स लगेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इनकम टैक्स इज लेविड ऑन द, इनकम टैक्स किस पर लेविड होता है, ठीक है ना, लेविड ऑन द ऑफ द पर्सन, ठीक है। तो टोटल इनकम ऑफ द पर्सन या टोटल इनकम डेट, मतलब ये तो कुछ होता ही नहीं है, टोटल इनकम डेट क्या होता है, ठीक है ना। ग्रॉस टोटल इनकम नहीं, ग्रॉस टोटल इनकम पे तो नहीं होता, क्योंकि ग्रॉस टोटल इनकम में से हमको 80C to 80U डिडक्शन कट करनी होती है, डिडक्ट करनी होती है, उसके बाद में टैक्स लगता है, तो ये भी नहीं हो सकता इनकम टैक्स। ये पहला, इनकम टैक्स इज लेविड ऑन द टोटल इनकम ऑफ ए पर्सन, एक पर्सन की कुल आय पर इनकम टैक्स लगता है, ठीक है। और आज का लास्ट क्वेश्चन हम थर्ड करें, केवल 30 क्वेश्चन करेंगे आज। इनकम टैक्स इन इंडिया इज चार्ज एट द रेट प्रेस्क्राइब बाय द
प्रिस्क्राइब बाय द इनकम टैक्स इन इंडिया। भारत में जो इनकम टैक्स है वो चार्ज होता है एट द रेट प्रिस्क्राइब बाय द फाइनेंशियल एक्ट। ध्यान रखेंगे फाइनेंशियल एक्ट देखो, फाइनेंशियल एक्ट बार बार मैं बोल रहा हूँ आपसे कि फाइनेंशियल एक्ट हर वर्ष आता है, फरवरी और मार्च के बीच में पार्लियामेंट में पेश किया जाता है, फाइनेंशियल मिनिस्टर द्वारा पेश किया जाता है और उसमें यही बताया जाता है कि भाई हम जो है जो आगे आने वाला वर्ष है आपका, उसमें आप किस किस रेट से टैक्स लेंगे, है ना, किस किस इनकम पे टैक्स लगेगा, किस किस रेट से लगेगा और उस जो पैसा आएगा उसको हम किस किस तरह से खर्च करेंगे। तो फाइनेंशियल एक्ट में बताई जाती हैं रेट, और जो भी नए अमेंडमेंट होते हैं सब फाइनेंशियल एक्ट में बताए जाते हैं। ये तो हर वर्ष आता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके जी, थैंक यू।